हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी लास्ट 15-20 दिन में आकर क्यों जरूरी है, और मैंने आपको बताया था कि कोई डिटेल में नहीं बताता कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होती कैसी है। वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें मैंने देखा था कमेंट्स में बच्चों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो मुझे काफी अच्छा लगा कि हमारी पढ़ने की स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है, और वो स्पीड स्लो होने की वजह से टाइम चाहे पूरा डिवोट करते हैं लेकिन डे में उतनी ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पाती जितनी सोचते हैं, और वो स्लो स्पीड जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है। तो मैं आपको आज उस चीज का पूरा आंसर अपनी तरफ से देने की कोशिश करता हूं। बाकी टू वे कम्युनिकेशन मेरे साथ रखा करो। नेक्स्ट जो आपके माइंड में चीजें आ रही हैं इस वीडियो को सुनने के बाद या वैसे भी है, मैक्सिमम शेयर करो। हर वीडियो आपके लिए उस चीज के ऊपर आएगी, और मैं आपके साथ, इवन मैम भी आपके साथ आपके लास्ट एग्जाम तक बने रहेंगे। आप उस चीज की चिंता मत करना। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं आपके सोल्यूशन पर आता हूं। सबसे पहली बात, ये जो स्पीड स्लो होने की वजह है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। पहले थ्योरी सब्जेक्ट को उठा लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी पढ़ने बैठोगे ना, कोशिश करो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे रूम में बैठो जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपके पास ज्यादा आवाजें ना आ रही हो, बिल्कुल माइंड जो है आपका रिलैक्स होकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रेडी हो। और दूसरी बात, कोशिश करो अगर आप मान लो नाइट को बैठते हो पढ़ने के लिए ना, तो नॉर्मली शांति होती है। जब अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ तब शांति होती है। उस शांति में पढ़ने का एक अलग ही स्पीड मेंटेन हो जाती है। अब दूसरी बात, जब आप पढ़ते हो ना, अब ये डिपेंड करता है कि पहले आपने उस चीज को कितनी बार पढ़ा हुआ है। कई बार टॉपिक्स फर्स्ट टाइम हम उठाते हैं, जब पहले पढ़ा हुआ है वो इतना रिकॉल नहीं हो पा रहा। तो हम लोग अपने टाइम पर क्या करते थे कि सबसे पहली बात, एक पेज का एवरेज लेकर चलते थे कि मैं एक घंटे में अगर कुछ न्यू पढ़ रहा हूं तो 8, 10 या 12, डिपेंड करता है लेवल क्या है सब्जेक्ट का, इतने पेजेस मिनिमम अपने हाथ से निकालूंगा, क्योंकि टाइम को भी ध्यान में रखना है ना। होता तो क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो एक पेज को पढ़ा, वो मान लो ज्यादा टेक्निकल है, दूसरे पेज को पढ़ा तो लग रहा है पहले वाला तो याद नहीं आ रहा, अब आगे जाने का क्या फायदा, पहले वाले पढ़ लो। लेकिन ये गलत अप्रोच है। एक तो अगर शांति में पढ़ोगे ये प्रॉब्लम कम आएगी, ठीक है, मेरी पहली बात को ध्यान में रखो। दूसरी बात क्या है, जब भी आपके पास जो आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जहां जहां पर हेडिंग्स दी हुई हैं, तो आप उस जो पैरा अंदर पढ़ रहे हो ना, उसको हेडिंग के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको मैं अभी बोलूं कि मोबाइल के ऊपर एक ऐसे लिखो, तो शायद आप मोबाइल के ऊपर ऐसे लिखने के लिए, चाहे मोबाइल हम दिन में 24 घंटे में मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल हाथ में रहता है, लेकिन मोबाइल पर ऐसे लिखने वक्त भी हमारे शायद 1 या 2 पेज भरने के बाद हम सोच में पड़ जाएंगे अब क्या लिखें। लेकिन अगर आप ये सोचो, मैं आपको बोलूं आपकी मोबाइल में कौन कौन सी ऐप है, आप उनके नाम लिखो। तो जब आप ऐसे सोचने लगोगे तो आप एक लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी बना दोगे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये गेम है, कैलकुलेटर है, ये है, वो है। तो आप एक लिस्ट बना दोगे शायद 25-30 ऐप की, है ना, जितनी मैक्सिमम रिकॉल कर पाओगे। अब मैं बोलूं हर ऐप के ऊपर 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी शुरू कर दो। आप व्हाट्सएप के ऊपर 2-3 लाइनें लिख सकते हो, मेरे ख्याल से आप 2 पेज लिख सकते हो। फिर आप फेसबुक के ऊपर दो, हर ऐप के ऊपर कितना कुछ लिख सकते हो। अब अगर मैं बोलूं, अब देखो मोबाइल का ऐसे, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना मेरी बात को, कि जब आपके पास वो टॉपिक थे, वो टॉपिक मोबाइल मेन हेडिंग थी, मोबाइल के अंडर वो आपकी एप्स आ रही थी, आपने एप्स के बारे में एक्सप्लेन किया तो आपका मोबाइल एक्सप्लेन हो गया। ऐसे ही आपकी वो हेडिंग्स की इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली बच्चों के माइंड में गलत फहमी होती है, हेडिंग्स एज इट इज याद करके जाएं, सिर्फ उसी से नंबर आ जाते हैं। देखो, हेडिंग्स आपको जो थ्योरेटिकल टॉपिक है उसके अंदर वो रिकॉल करवाने में हेल्प करती है। जब आपको हेडिंग पता है आप कुछ ना कुछ लिखाओगे, आपको याद आ जाएगा क्या लिखना है। अगर आपको हेडिंग ही नहीं पता है तो आपके माइंड में तो फिर वो क्या बात होगी कि आपने जो सारी बुक पढ़ी है वो अल्टीमेटली, आप ये समझ लो कि ठीक है बुक में अलग अलग चैप्टर दिए हुए थे, मेरे लिए तो वो सब कुछ एक ही हो गया कि वो एक ही चैप्टर था सारी बुक में, चाहे वो 20-25 चैप्टर क्यों ना हो। तो इसलिए अपने हर टॉपिक को, अगर तो हेडिंग्स बनी हुई हैं तो हेडिंग्स के ऊपर खास ध्यान दो, अगर नहीं बनी हुई हैं तो कोशिश करो जितना टाइम है पॉसिबल, अभी हो सकता है आपके लिए, चीजों को चाहे अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी जो आपकी है,
उसमें हेडिंग्स दे लिया करो, और वो हेडिंग्स को स्पेशली जब आपका चैप्टर खत्म हो गया आधा घंटा डिवोट करो, मैं हेडिंग्स को रिकॉल करूं, हेडिंग्स के ऊपर जरा प्रैक्टिस करूं। तो मेन फोकस उनके ऊपर लेके आओ। सारी थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका सिलेबस कैसे खत्म होगा? तो ये फेथ रखने वाली बात है, उन चीजों को पढ़ो, ठीक है, और उनके ऊपर फोकस करो। और जो अंदर वाला जो टेक्स्ट है उसके ऊपर अगर आपने एक बार गो थ्रू उसको अच्छे से कर लिया तो ठीक है, कोई 2-4 वर्ड स्पेसिफिकली याद रखने हैं तो ठीक है, सारा पैरा तो कोई भी नहीं याद रख सकता। लेकिन ये हमें नॉर्मली लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, शायद मैं ही भूल रहा हूं। वो तभी पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ रीडिंग्स बहुत ज्यादा हो जाएं। आपने 8-10 रीडिंग्स दे लिए तब पॉसिबल होता है, आपकी जो रिकॉलिंग है वो बहुत हाई लेवल पर चली जाती है। लेकिन अगर वो लेवल नहीं हम बना पाए हैं, हमने पहले इतना नहीं पढ़ा है, तो अब इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैक्सिमम हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, आप वही फॉलो करो। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर। देखो प्रैक्टिकल में नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहली चीज मैंने देखा है, कई बार हम लोग बचपन से ये चीज सुनते आ रहे हैं, एग्जाम के पास जाकर नई चीज को ना पढ़ो, है ना, सिर्फ जो पहले आता है उसी को रिवाइज करो। लेकिन मैं पर्सनली इस चीज को सही बोलूं, मैं इसको 100% करेक्ट नहीं मानता। मैं तो एग्जाम के पास जाकर इवन 3-4 दिन पहले भी कई बार, देखो एक होता है कि मैं पूरा नया चैप्टर ही उठा के बैठ गया जिसके बारे में मेरे को एबीसी भी नहीं पता। एक होता है कोई टॉपिक है, मैंने वो देखा, मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ आ गया एक आधे घंटे में, ठीक है, बात बन गई, हो सकता है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो मैं कर गया। तो ये अपने हिसाब से डिसाइड करो कि ये चीज को नहीं को उठा लूंगा तो मेरा टाइम इतना लग जाएगा, तो ये इतना बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन माइंड में ना ये चीज मतलब फिट ना कर लो कि बस जी मेरे को तो पता है, सबने बताया हुआ है सीनियर्स ने कि नई चीज नहीं उठानी। अब चाहे वो पता है कि वो पिछले 2 बार से पेपर में आ रही है, फिर भी अब सोचो नहीं जी वो तो नहीं उठानी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अपने हिसाब से देखो। अब जब प्रैक्टिकल्स को करने बैठते हो ना, तो आप ये सोचो कि अगर आपने पहले अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो अब उतना टाइम नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, वो तो कोई बच्चा भी नहीं कर सकता। तो इस वक्त को आपको मेनली ये फोकस रखना होता है कि जो आपके कंसेप्ट्स हैं, एक चैप्टर में 10 कंसेप्ट हैं, एक चैप्टर में 6 कंसेप्ट हैं, एक चैप्टर में मान लो 2 ही कंसेप्ट हैं, तो वो कंसेप्ट आपके रिकॉल करने के लिए आपने कोई ना कोई बेसिक क्वेश्चंस रखे होंगे कि ये 3 क्वेश्चन से मेरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। पहले उन क्वेश्चंस पर फोकस करो। अब अगर ये सोचोगे कि अब मैं अगर पहले टाइम पर मैंने इस कंसेप्ट से रिलेटेड 8 क्वेश्चंस किए थे तो पहले इसके 8 हो जाएं, तो इसमें पता क्या होगा, आपके 2 चैप्टर के तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तीसरे चैप्टर में आप जाकर एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ये नॉर्मली हमारी पेपर में भी हालात होती है, जब एक छुट्टी आती है ना पेपर में मिलती है, तो उसमें सभी ऐसे करते हैं कि पहले वाले 6-7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की स्टडी में तो जो 2-3 चैप्टर है उसी पर बैठे रहते हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि बस अब छुट्टी खत्म होने वाली है, कल पेपर है, तो बाकी जितने चैप्टर्स हैं, मतलब आप ये सोचो रेशियो हम क्या बनाते हैं, 10 to 20% सिलेबस को बहुत अच्छे से देखने लग जाते हैं, बाकी 80% के लिए टाइम ही नहीं बचता। फिर वो या तो अफड़ा दफड़ी में ऐसे छोड़ जाते हैं पेज पलट पलट के कि क्या देखना है। तो ये चीज को अवॉइड करो, थोड़ा सा अपने आप ऊपर फेथ रखो। इतना भी बता देता हूं कि कुछ चीजें अगर आप नहीं भी रिवाइज कर पाते हो, फिर भी जब पेपर में आपको क्वेश्चन की फॉर्म में वो चीजें पूछी जाती हैं, तो कई बार तो क्लास में पढ़ी हुई चीजें 3-3, 4-4, 6-6 महीने पहले वो भी रिकॉल हो जाती हैं वहां पर एग्जाम में जाकर। लेकिन ये चीजें देखो, जब भी आप नोटिस करना, जब भी एग्जाम देने जाते हो, घर से जाते वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, पेपर जब तक नहीं मिलता वो डर और बड़ा होता है ना, कई बार हाथ कांपने लग जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाता है ना, और जिस बच्चे को ट्रिक पता है कि पेपर को कैसे डील करना है, कि पहले वो क्वेश्चन निकाल लो, चाहे मेरे को एक ही आता है, पहले वो निकाल लो, पहले वो करना शुरू कर लो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा, एक को करने के बाद लगेगा दूसरा भी काफी हद तक आता है, तीसरा भी अब कुछ ना कुछ मुझे आता ही है, लेकिन पहली बार देखने में लगता है शायद कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए इतना ना घबराया करो कि हम कह लो अपनी आउटपुट ही ना निकाल पाए। तो आप एक जैसे मान लो एक लास्ट वाइंड अप करते हैं, फिर दोबारा ज्यादा भी वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी होती है, कि देखो जब हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं, है ना, एक शांति वाले मजे वाले माहौल में स्टोरी को पढ़ते हैं, तो हम उसके सारे डायलॉग थोड़ी याद कर लेते हैं, लेकिन स्टोरी ओवरऑल क्या कह रही है ये तो हम कहीं ना कहीं चीजों को याद अपने माइंड में रख लेते हैं ना, तो बस उसी बेस पर हम स्टोरी का कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं। तो अब अगर उतना की टाइम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बंदे के डायलॉग याद करूं, तो ओवरऑल स्टोरी तो देख जाऊं क्या है, एटलीस्ट वो तो जाके प्रेजेंट करके बता सकूं कि इस स्टोरी में ये बात हो रही थी।
तो बस इतना मेरी तरफ से आप इस माइंड को ध्यान में रखो। बाकी स्पीड को स्लो ना होने दो, अपनी स्पीड को जरा एक लेवल पर रख के मेंटेन करके चलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स को अपनी आंखों के सामने से निकालो, बार बार उन चीजों को देखो, ये चीजें पेपर में जाके आपके बहुत काम आएगी। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं मोस्ट वेलकम, मेरे साथ शेयर करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं आपके, फिर वहीं से चीजें निकाल के लेके आता हूं आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं याद से ज्वाइन कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो आप। तो ऑल द बेस्ट, अब दोबारा कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।